चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जब भी होगा, किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन जब होगा, कहाँ पर एडमिशन होगा? फर्म में। कंपनी में पार्टनर का एडमिशन नहीं होता है, पार्टनर का एडमिशन फर्म में होता है। तो जब किसी पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है तो उस फर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं और वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना ही नेसेसरी हो जाता है। अगर आप वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो फिर उस फर्म की जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होगा, वो सही नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम फर्म में हमारा कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है और वो कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पे आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का शॉर्टकट फॉर्म है। और क्या निकालेंगे? एंड सैक्रिफाइस रेशियो। क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो। क्योंकि जब किसी फर्म में कोई भी नया पर्सन आता है तो उस फर्म में पहले के जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट को अपने बीच बांटते रहते हैं, लेकिन एक और व्यक्ति के आ जाने की वजह से अब जो भी प्रॉफिट होगी वो प्रॉफिट अपने में तो बांटेंगे ही बांटेंगे, प्लस उसको भी देंगे जो नया वाला पर्सन आ रहा है। तो उस केस में प्रॉफिट बांटने का जो भी इनका तरीका था, जो भी रेशियो था, वो चेंज हो जाता है। तो जब चेंज होगा तो नया वाला कोई रेशियो निकल के आएगा, तो वो निकालना पड़ा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। सैक्रिफाइस क्या होता है? जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उस केस में जो पुराने पार्टनर होते हैं वही पुराने पार्टनर अपने हिस्से का कुछ पार्ट उस वाले पार्टनर को दे देते हैं जो एडमिट हो रहा है। तो पुराने पार्टनर अपने हिस्से का कुछ भाग दे रहे हैं नए वाले पर्सन को कि नहीं दे रहे हैं? तो अगर पुराने वाले पार्टनर अपने हिस्से का कुछ पार्ट नए वाले पार्टनर को सैक्रिफाइस कर दे रहे हैं तो हम कर सकते हैं कि वही दे रहे हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि पुराने पार्टनर जितना अपना शेयर नए वाले पार्टनर को देंगे उसी शेयर को ही हम सैक्रिफाइस के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में सैक्रिफाइस और हिंदी में त्याग करना, है ना, छोड़ देना। तो सैक्रिफाइस कौन पार्टनर कर रहा है और कौन पार्टनर नहीं कर रहा है ये निकालना पड़ता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो पुराने पार्टनर हैं उसमें से एक दो लोग सैक्रिफाइस करें और एक आध लोग ऐसा हो सकता है गेन कर जाएं। एक आध लोग उसमें से क्या कर जाएं? गेन कर जाएं। तो जो गेन कर लेगा उससे पैसा मांग लिया जाएगा, उसको फिर कुछ भी गुडविल में हिस्सा नहीं देते हैं। नया पार्टनर गुडविल का जो पैसा लेकर के आता है उस पैसे को वही वाले पुराने पार्टनर आपस में बांटते हैं जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया हो। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वही पार्टनर नए वाले पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल के अमाउंट को आपस में बांटते हैं। अगर कोई पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है बल्कि क्या कर गया? गेन कर गया, तो फिर नया वाला पार्टनर जो भी गुडविल का पैसा लेकर के आ रहा है उस अमाउंट में गेनिंग करने वाले पार्टनर को, जो गेनिंग पार्टनर है, उसे कुछ भी हिस्सा नहीं दिया जाए, बल्कि फर्म की जितनी भी गुडविल होगी गेनिंग वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। जितना अमाउंट आएगा वो अमाउंट गेनिंग वाले पार्टनर को भी ला करके देना पड़ेगा, और अगर नहीं देता है तो फिर गेनिंग वाले पार्टनर्स के कैपिटल को उतने ही रुपए से क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ये बात क्लियर हो गया? गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो की बात हो गई। दूसरा पॉइंट, जब पार्टनर का एडमिशन होता है
तो हम गुडविल की बात करते हैं। किसकी? तो दो चीज़ होता है गुडविल में। एक तो गुडविल की क्या वैल्यू है, मतलब किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन के टाइम उस फर्म की गुडविल क्या है, उस फर्म की गुडविल क्या है। उस फर्म की गुडविल क्या है का मतलब ये कह सकते हैं कि उस फर्म में जो पहले से काम कर रहे हैं उनकी मेहनत की वजह से फर्म का मार्केट में क्या रेपुटेशन है, उनकी जो रेपुटेशन वैल्यू होगी वही गुडविल के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? तो गुडविल का वैल्यू निकाला जाता है। तो गुडविल का वैल्यू निकालना आप लोग सीख चुके हैं। कितने मेथड से निकालना सिखाए हैं? 3 मेथड से। कौन कौन सा? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड से सीखे हैं। यूपी बोर्ड में एक और मेथड है, कौन सा? एन्युटी मेथड, लेकिन वो पढ़ने की ज़रूरत 3 सफिशिएंट है। किसी भी फर्म की गुडविल की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए वही 3 मेथड हैं, उन्हीं में से कोई एक मेथड आप अप्लाई करते हैं तो उस फर्म की गुडविल निकल आती है। अब अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसी मेथड से गुडविल निकालना है तो फिर उसी मेथड से ही निकालेंगे। और अगर क्वेश्चन में मेथड के बारे में कुछ डिस्कस ही न किया हो कि कौन से मेथड से निकालना है तो फिर उस केस में क्वेश्चन में जैसा भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उस इंफॉर्मेशन को देख करके उसी के अकॉर्डिंग हम गुडविल को निकाल लेंगे। गुडविल जब आप निकाल लेंगे तो गुडविल की जब बात करेंगे तो 2 तरीके की गुडविल फर्म में दिखती है। एक तो अपीयर गुडविल दिखती है और दूसरी वैल्यूएट गुडविल दिखती है। अपीयर का मतलब होता है पहले से ही बैलेंस शीट में होना। अपीयर का मतलब पहले से ही बैलेंस शीट में होना। क्लियर हो गया? जब अपीयर गुडविल की बात करेगा तो जिस दिन नया वाला पार्टनर फर्म में आ रहा था उस दिन फर्म की बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो गुडविल का कुछ अमाउंट दिखता रहेगा असेट साइड में। ठीक है? अगर आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल का अमाउंट दिख रहा है तो समझ जाइए वो कौन सी गुडविल है? अपीयर गुडविल है। कौन सी गुडविल है? क्लियर हो गया? कौन वाली गुडविल को अपीयर गुडविल मानेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का पार्ट बनता है एग्जाम में। तो एकदम माइंड सेट कर लीजिए कि हमारे बैलेंस शीट में, कहाँ? फर्म की बैलेंस शीट में असेट साइड में जो गुडविल का अमाउंट दिखता है उसी को कौन सी गुडविल बोलते हैं? अपीयर गुडविल। क्लियर हो गया? वैल्यूएट गुडविल। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि बैलेंस शीट के असेट में दिख रहा है तो कौन सी गुडविल? अपीयर। तो ऐसे ही बैलेंस शीट के असेट में और कोई गुडविल दिखता रहेगा तो उसको क्या मान लेंगे? ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट के बाहर, कहाँ? बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में या तो गुडविल निकालने के लिए इंफॉर्मेशन बताएगा और या फिर डायरेक्ट बताएगा कि इसके एडमिशन के टाइम फर्म की गुडविल इतनी रुपए थी। ठीक है? वैल्यूएट गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर रुपीज इतना बता देगा क्वेश्चन में। तो कुल मिलाकर हम कर सकते हैं कि वैल्यूएट गुडविल हमें बैलेंस शीट के बाहर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वैल्यूएट गुडविल जो भी आएगा उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे और जो अपीयर गुडविल है उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। वैल्यूएट गुडविल का भी करेंगे और अपीयर गुडविल का भी करेंगे। कैसे करेंगे? अपीयर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का मतलब होता है कि अपीयर गुडविल को ख़त्म कर दीजिए। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे तो उसका मतलब हुआ कि उसे क्या कर दीजिए? ख़त्म कर दीजिए। तो किसको ख़त्म कर रहे हैं? गुडविल को। किसको ख़त्म कर रहे हैं? तो गुडविल हमारा असेट है कि लायबिलिटी? गुडविल क्या है? गुडविल अगर असेट है तो आप बताइए
असेट को ख़त्म किस साइड से करते हैं, डेबिट से कि क्रेडिट से? असेट हमेशा क्रेडिट साइड से ख़त्म होता है। किधर से ख़त्म होता है? क्रेडिट साइड से असेट ख़त्म किया जाता। तो फिर जर्नल एंट्री पास करते समय ये गुडविल क्रेडिट हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। अपीयर गुडविल की जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू से हम गुडविल को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि डेबिट कौन होगा? तो जितने रुपए से एसेट खत्म हुआ उतने रुपए से लायबिलिटी को भी खत्म कर दीजिए। तो बैलेंस शीट इक्वल रहेगा कि नहीं रहेगा? बैलेंस शीट के असेट साइड और लायबिलिटी साइड की जो भी वैल्यू दिखाई दे रही है वो बराबर ही तो दिखता है ना, कि असेट का कुछ और अमाउंट दिखता है और लायबिलिटी का कुछ और अमाउंट दिखता है, दोनों बराबर दिखते हैं कि नहीं? अब बैलेंस शीट का दोनों साइड का अमाउंट इक्वल था और असेट साइड से गुडविल कुछ खत्म कर दी गई, मतलब कुछ रुपए का असेट खत्म हो गया। तो जितने रुपए का असेट खत्म हुआ उतने ही रुपए से लायबिलिटी भी तो खत्म करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी साइड से हम पार्टनरों के कैपिटल को कम करते हैं। किसको कम करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल को। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्लियर हो गया? नरेशन की बात करेंगे, लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। क्या लिखेंगे? बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। रिटन ऑफ हो गया। किसके बीच में? रिटन ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड PSR। ठीक है। तो 2 पॉइंट याद रखना है। अपीयर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब भी आप करेंगे तो 2 पॉइंट याद रखना है, और वो दोनों पॉइंट क्या हैं? एक कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को क्या कर देना है, और दूसरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एग्जाम में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही बन जाता है कि अपीयर गुडविल को जब बांटेंगे तो पुराने रेशियो में बांटे कि नए रेशियो में बांटे। तो याद रखिए, अगर अपीयर गुडविल है तो वो हमेशा पुराने ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाए। कोई कन्फ्यूजन? अब बात कर लेते हैं वैल्यूएट गुडविल की। वैल्यूएट गुडविल का मतलब होता है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म का मतलब फर्म की टोटल गुडविल कितनी? फर्म की टोटल गुडविल। तो ध्यान रखिएगा, जो भी फर्म की गुडविल होगा उसी फर्म में तो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो नया पार्टनर जितना भी लाभ में हिस्सा लेगा, नया पार्टनर जितना प्रॉफिट में शेयर लेगा, पुराने पार्टनर कहेंगे भैया गुडविल में भी उतने शेयर का ही तो तुम पैसा दे दो। अब सोचिए, अगर हम आपके घर में आ रहे हैं और एक रूम ले लें, आपके घर में आकर के एक रूम हम ले ले, तो आप कहेंगे कि हमारे घर की जो वैल्यू है, जो हमारे घर की वैल्यू है उसमें तुम पैसा दो। जो भी हमारे घर की वैल्यू है उस वैल्यू का एक हिस्सा तुम्हारे भी नाम होगा। अब जितना एरिया लिए हो ना, उतने एरिया हम क्या निकालेंगे? पैसा। कि कितना पैसा बनता, उतना पैसा हमको लाके दो। यही तो बोलते हैं। तो फर्म में क्या होता है? फर्म में जब नया पार्टनर आता है तो फर्म की जो प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट में कुछ अपना भी हिस्सा ले लेता है। जैसे अगर नया पार्टनर 1/4 के लिए आया, कितने के लिए? न्यू वाला पार्टनर 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ, तो फर्म में जितनी प्रॉफिट होगी उस प्रॉफिट का 1/4 वो ले लेगा। यही तो करेगा। बोलिए। 1/4 नया वाला पार्टनर ले लेगा, बाकी जो बचेगा उसको पुराने आपस में बांटे। यही ना? तो भैया जो प्रॉफिट है उसका 1/4 जब ले लिया तो जो फर्म की गुडविल है उसका भी तो 1/4 दे। यही तो होगा ना? तो फर्म की जो गुडविल होगी उसी का हम निकाल देंगे 1/4।
4th जो भी वैल्यू आएगी वो कहलाएगा शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स के शेयर की वही क्या कहलाएगी? गुडविल। कोई कंफ्यूजन? वैल्यूएट गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां से शुरू होता है। ये वर्किंग है। ये क्या है? अकाउंटिंग यहां से शुरू होती है। नया पार्टनर के शेयर का जो भी, जैसे मान लीजिए फर्म की गुडविल आई 6 लाख। कितनी आई? 6 लाख आया। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ था? तो 6 लाख का 1/4 निकालेंगे कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? 1,50,000। यही आएगा कि नहीं? बोलिए। ना समझ में आए तो काट के निकाल लीजिएगा। यही आएगा। अब ये 1,50,000 नया वाला पार्टनर क्या करे? ला के दे। यही ना? तो 3 तरीके से होता है। एक होता है प्राइवेट रूप से ला के दे दे, प्राइवेटली का मतलब कि नया पार्टनर कहा ऐसा है जो 1,50,000 रुपया आ रहा है ना, इसको धीरे से लेके जेबा में रख लो और कहीं चर्चा उर्चा न करो, और अकाउंट जो अपना मेंटेन कर रहे हो उसमें दिखेबो न करो कि नया वाला पार्टनर इतना गुडविल का पैसा लाया है। बस शांति से रख लो। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नए वाला पार्टनर पुराने पार्टनरों को घूस दे रहा है आने के लिए, है ना? तो इस केस में जब प्राइवेटली दे देता है तो नो एंट्री, बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। भैया जब कहीं उसका हिसाब किताब नहीं दिख रहा है तो कौन सी एंट्री पास करेंगे? है कि नहीं? दूसरा, कैश ले आना, और कभी कभी कैश में नहीं ले आता है पैसा तो काइंड्स में लेके आता है। ठीक है? कैश में लेके आएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे अभी बताते हैं, और काइंड्स में लाएगा तो क्या एंट्री पास करते हैं वो भी बताते हैं। दूसरा, ला ही ना पाए, चाहे कैश की बात करें या काइंड्स की बात करें, दोनों ही केस में कुछ नहीं लाएगा, ना पैसा ही लाएगा ना कोई संपत्ति लाएगा, तब क्या एंट्री पास करेंगे? तो इस केस में तो करना ही नहीं है। सिर्फ करना किस केस में है? कैश वाले केस में और ना कैश वाले केस में, यही ना? तो इन्हीं दोनों का एंट्री देख लेते हैं। पहले केस की कोई एंट्री नहीं पास होनी है, दूसरे केस का होना है और तीसरे केस का होना है, यही ना? बोलिए। तो दूसरे केस की जब एंट्री पास करेंगे तो अभी हम बात कर रहे हैं जब वो कैश के रूप में लेके आए। तो आपको पता है कि हम जनरल एंट्री पास कर रहे समय कैश नहीं बैंक का यूज करते हैं। किसको यूज करेंगे? आप क्या बन के एंट्री पास करेंगे? फर्म। क्या बन के करेंगे? आप फर्म बन जाइए। सोचिए, नया पार्टनर 1,50,000 अगर आपको दे रहा है तो आपके यहाँ वो पैसा आएगा कि जाएगा? आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? डेबिट से कि क्रेडिट से? तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? और ये 1,50,000 रुपया किस चीज़ का लेकर के आया है? गुडविल का। और गुडविल पूरा नहीं, सिर्फ अपने हिस्से का, इसलिए प्रीमियम। इसलिए क्या नाम दे देते हैं? तो लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कोई कंफ्यूजन किसी को? बोलिए। ये लाने की एंट्री हो गया। ये किसकी एंट्री हो गई? दूसरी। जैसे ही पैसा ले आता है, ये लाने की एंट्री है। जैसे ही नया पार्टनर अपने शेयर का पैसा लेकर के आया, पुराने पार्टनर तुरंत बांटने में लग जाते हैं। पुराने पार्टनर क्या करते हैं? तो दूसरी एंट्री अंडरस्टूड है, ये क्वेश्चन में बोलता भी नहीं है। ये बांटने की एंट्री आपको करना ही पड़ेगा। तो बांटेंगे किसको? बैंक को प्रीमियम फॉर गुडविल को? प्रीमियम फॉर गुडविल को। इसको बांटेंगे तो ये खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो ओपन किधर से हुआ है? तो खत्म किधर से होगा?
तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को कौन बांटेगा? पुराने पार्टनर बांटेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही ना? टू ओल्ड पार्टनर्स। और ध्यान रखिएगा यहाँ ओल्ड पार्टनर सभी का नाम नहीं लिखना है, लिखेंगे नेम ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर सैक्रिफाइस किया होगा सिर्फ उसका नाम, जो गेन किया है उसको थोड़ी देंगे। समझ में आया? और किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कोई कंफ्यूजन किसी को? कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताइए। अगला, कैश की जगह किस में लेकर के आए? अगर कैश की जगह, इस कैश की जगह क्या लेकर के आए? काइंड्स के रूप में लेकर के आए। मतलब गुडविल के लिए पैसा नहीं देगा, उसके घर में मशीन पड़ी होगी तो मशीनें उठा के ला के दे देगा, फर्नीचर पड़ा होगा तो फर्नीचर ला के दे देगा, बिल्डिंग होगी तो फर्म के नाम बिल्डिंगें कर देगी, चलो ये वाली बिल्डिंग में भी अब बिजनेस किया जाएगा, ज़मीन होगा तो ज़मीन कर देगा। मतलब कुल मिला के कोई एसेट होगा तो वो एसेट फर्म को दे देगा। तो जो भी एसेट देगा वो एसेट फर्म में आएगा कि जाएगा? तो फर्म का एसेट बढ़ेगा कि घटेगा? डेबिट से कि क्रेडिट से? तो उस केस में बैंक न लिख करके जो एसेट आएगा उसका नाम लिख देते हैं। जैसे फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर, मशीन आएगा तो बस डेबिट, बाकी टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री ऐसे ही, कुछ भी बदलेगा नहीं। बस बैंक की जगह पे उस काइंड्स का नाम लिख लेंगे जो आ रहा है, मतलब उस वस्तु का नाम लिख देंगे जो वस्तु आ रही है। तो ये दोनों केस हो गया। जब कुछ भी ना लेके आए तब क्या करेंगे? अब सोचिए, लाने की एंट्री ये पास कर रहे हैं ना। प्रीमियम फॉर गुडविल तो क्रेडिट हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं ला रहा है, न पैसा न संपत्ति, तो डेबिट तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो करें तो क्या करें? तो उस केस में जितने रुपए उसके शेयर में पड़ा था उतने रुपए से हम उसका करेंट अकाउंट खोल देते हैं। कौन सा अकाउंट खोल देते हैं? करेंट अकाउंट। तो फिर इस केस की एंट्री यहाँ देख लीजिए, हम कर देते हैं न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट। दिख रहा है ना? न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सबसे आसान हो जाता है, ओल्ड पार्टनर्स। बाकी ये कहानी दोनों रिपीट कर दीजिए यहाँ पर भी, नेम ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लेंगे ना, सेम ये दोनों पॉइंट। बोलिए, कोई कंफ्यूजन? बोलिए। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेंगे कि नहीं? चाहे वो अपीयर गुडविल की बात किया हो, चाहे वैल्यूएट गुडविल की बात किया हो, दोनों ही केस में आप एंट्री पास कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे? स्पेस खत्म हो गया है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे का पॉइंट बताते हैं कि और क्या इसमें पढ़ना है अभी। एक पॉइंट थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ना बांट करके, क्योंकि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच में अगर बटेगा तो सेक्रीफाइसिंग ही रेशियो में बटेगा। ठीक है? किस रेशियो में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। वही चीज़ ला करके यहाँ पर भी लिख लेंगे। ठीक है, नोट करिए। दूसरे पॉइंट तक नोट हो गया पूरा, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तक नोट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स।
एंड लायबिलिटीज। अब ये क्या चीज़ होता है? जब किसी फर्म में कोई पार्टनर एडमिट होता है तो जिस भी डेट को वो एडमिट होता है उस डेट को फर्म के पास जितनी भी असेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटी हैं उनकी वैल्यू बदल जाती है। ऐसा नहीं कोई एडमिट हो रहा है इसलिए बदल गया, ये रीज़न नहीं है। रीज़न ये होता है कि फर्म के पास जो असेट्स हैं, ऐसा नहीं कि जिस दिन पार्टनर एडमिट हो रहा है उसी दिन सारी असेट उसके पास आई हैं। कोई 2 साल पुरानी होगी, कोई 5 साल पुराना होगा, कोई 10 साल पुराना होगा। तो जब पार्टनर एडमिट होने लगता है तो फर्म अपने सभी असेट और सभी लायबिलिटी की रीवैल्यूएट वैल्यू निकालता है। रीवैल्यूएट वैल्यू का मतलब कि जिस दिन पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस दिन अगर फर्म अपने उस असेट को बेचे तो कितने रुपए में बेच सकती है, वो वैल्यू चेक करती है फर्म। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि फर्म के पास जो असेट्स हैं, हो सकता है कुछ असेट की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा हो तो कुछ असेट की वैल्यू मार्केट में कम हो, और नया वाला पार्टनर जब आएगा तो फर्म के पास चाहे असेट हो चाहे लायबिलिटी हो सभी में उसका हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। तो फिर ये कहा गया कि जिस दिन आप आ रहे हैं उस दिन असेट और लायबिलिटी की जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू पे हम असेट और लायबिलिटी को दिखा देंगे ताकि आपका शेयर उसी में बने। तो अब असेट और लायबिलिटी को न छेड़ करके असेट और लायबिलिटी के रीवैल्यूएट वैल्यू से जो बैलेंस शीट की वैल्यू है उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको रीवैल्यूएशन में लाके दिखा देते हैं और रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट निकाल करके वो प्रॉफिट पुराने पार्टनरों में बांट देते हैं। तो पार्टनर का कैपिटल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि फर्म की जो असेट जैसे थी वो अपना बढ़ घट करके दिख जाती है। जो बढ़ गई वो जोड़ दिया जाता है, जो घट गया वो घटा दिया जाता है। तो बैलेंस शीट में वो असेट रीवैल्यूएट वैल्यू पे आ जाता है। तो इस केस में हमें बनाना पड़ता है कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए मन में बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि क्या ले आएंगे, किधर ले जाएंगे, ये सब हो रहा होगा कि नहीं? तो काफ़ी आसान है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन से अकाउंट में आता है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट में आता है। कौन से अकाउंट में? नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? बस एक्सपेंसेस खाली डेबिट, अच्छा लॉस वॉस नहीं? ये हमारा कौन से अकाउंट में आता है? तो आंसर होगा नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट का रूल अगर पूछें क्या होता है तो आंसर होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, यही ना। अब क्रेडिट होता है ऑल इनकम, प्रॉफिट एंड गेन, यही ना। तो जब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो फिर जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वही तो इसके भी ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? एक्सपेंस प्लस लॉस, यही तो लिखेंगे। बोलिए क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? इनकम, प्रॉफिट। कोई कंफ्यूजन? अब रीवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये भी जान लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? अब बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होगा। कौन सी इंफॉर्मेशन होगा? बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखेगा उस वैल्यू को इसी एडिशनल वैल्यू से कंपेयर कर लेना है। एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन में दिया है फर्नीचर 60,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख रहा है
रिवैल्यूएट वैल्यू ऑफ फर्नीचर ₹80,000। रिवैल्यूएट कितनी हो गई? 80,000 हो गया। बैलेंस शीट में कितना है? अब सोचिए, आपके फर्नीचर की वैल्यू 60,000 है और जब नया पार्टनर आ रहा है तो आपके फर्नीचर की वैल्यू कितना हो गया? 80। कम हो गया कि ज़्यादा? ध्यान रखिएगा, जब हम पूछें कम हो गया कि ज़्यादा तो हमेशा बेस इसको बनाया करिए। बेस किसको बनाइए? बैलेंस शीट वाले वैल्यू को बेस बनाइए और फिर देखिए बढ़ा के घटा, है ना। कुछ लोग एग्जाम में इसको बेस बना के इधर से चेक कर देते हैं तो 20,000 घट जाता है। समझ में? ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, अभी कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम का प्रेशर कन्फ्यूज कराता है। जब एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तब प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि छोटे छोटे जो पॉइंट ये अभी बता रहे हैं ना, यही छोटे छोटे पॉइंट वहाँ खुरापात मचा देते हैं। तब ये नहीं समझ में आता ये वाला इससे जाएगा कि ये वाला इससे जाएगा। किसी के मन में चले 20,000 से बढ़ गया तो किसी के मन चले 20,000 से घट गया, और थोड़ा सा उल्टा सीधा हुआ दिमाग की फिर खत्म कहानी। तो बेस कौन होगा? 60,000 की वैल्यू पहले थी, अभी कितनी हो गई? 20,000 से बढ़ा के घटा। फायदा है? फायदा है। फायदे को किधर लिखना है? तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई फर्नीचर। क्या लिखेंगे? कितने रुपए से? ये बात समझ में आया? तो कुल मिला कैसे कह लीजिए, बाई लगाएंगे और लिखेंगे इंक्रीज इन असेट्स। इंक्रीज इन द पूरा लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ असेट्स। बोलिए, किसी भी असेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, कोई भी असेट हो अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारे लिए फ़ायदा ही तो होगा। तो इधर ही तो लिखेंगे। अब मान लीजिए वह असेट की वैल्यू कम हो रही हो, है कि नहीं? जैसे मशीन 50,000 का था, नीचे बोल दिया मशीन डिप्रिशिएटेड बाई 10%। मशीन कितने परसेंट से डिप्रिशिएट होगा? 10% से कम होगा। तो 10% माने कितने रुपए से? 5,000 से कम होगा कि नहीं? अगर मशीन 5,000 रुपये से कम होगा, 5,000 रुपये से कम होगा तो आपके लिए फ़ायदा कि घाटा? क्या होगा? घाटा होगा। और घाटे को किधर लिखते हैं? तो यहाँ लिखेंगे टू मशीन। क्या लिख देंगे? कितने से? तो कुल मिलाकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। किसी भी असेट की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो उस साइड में। बोलिए, कोई भी कन्फ्यूजन? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय असेट की वैल्यू बढ़ेगा, कोई भी असेट हो, वैल्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट में और घट रहा है तो। अब कोई रीजन पूछे तो बता दीजिए भैया बढ़ रहा था तो फायदा था, और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग फायदे को क्रेडिट में लिखते हैं इसलिए क्रेडिट में लिखे। घट रहा है तो घाटा है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग घाटा होगा तो डेबिट करते हैं इसलिए डेबिट में लिखे। कोई दिक्कत? ऐसे ही लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर लिख सकता है 40,000 से, ठीक है, और यहाँ लिख सकता है लायबिलिटी डिस्चार्ज अगेंस्ट क्रेडिटर्स ₹10,000। क्रेडिटर के प्रति 10,000 रुपये से लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। डिस्चार्ज माने ख़त्म हो गया। 10,000 से अगर लायबिलिटी आपकी ख़त्म हो गई तो आपका फ़ायदा होगा कि घाटा होगा? फ़ायदा होगा।
तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लाएंगे कि डेबिट में लाएंगे? किधर लाएंगे? तो हम यहाँ लिखेंगे बाई और इसमें लिख देंगे बाई डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। बोलिए, हो गया? अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ इस साइड में तो इंक्रीज होने पर, यही ना? तो टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। असेट बढ़ा तो फायदा क्रेडिट में, असेट घटा तो डेबिट में। एक कोई याद कर लीजिए, सब के सब आराम से हो जाएंगे। असेट बढ़ा तो फायदा, असेट बढ़ा तो, अब फायदा तो किधर? असेट का उल्टा उस साइड जाएगा। बढ़ने पे अगर क्रेडिट में आया तो घटने पे, हो गया? और असेट का जस्ट उल्टा लायबिलिटी चलता है। डिक्रीज होने पे इधर है असेट, तो लायबिलिटी डिक्रीज होने पे उल्टा चला जाएगा कि नहीं? तो डिक्रीज पे देखिए इधर आ गया। असेट इंक्रीज पे इधर है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो असेट उल्टा जाएगा कि नहीं? देखिए उल्टा चला गया। तो एक पॉइंट केवल याद रखिए, सारे पॉइंट लिख ले जाएंगे, है ना? रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत आसान है, 2 नंबर रहता है एग्जाम में। यूपी बोर्ड में कम से कम 3 नंबर का रहता है, सीबीएसई आईसी बोर्ड में 2 नंबर का रहता है। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में आता है, आईसी में आता है तो 6 मार्क्स में आता है, यूपी बोर्ड में आता है तो 10 नंबर में आता है, इसलिए वहाँ 3 नंबर का हो जाता है और बहुत आसान है। ये बात समझ में आ गया? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ असेट्स या कुछ लायबिलिटी को हम लिखने से ही भूल गए। अगर कोई असेट लिखने से भूल गए और बाद में पता चला कि हमारी असेट थी, इसको हम लिखने से ही भूल गए, तो आपका फायदा हो जाएगा घाटा? फायदा हो जाएगा कि नहीं? सोचिए ऐसे कि आपके दादा मर गए, 4-5 जमीनें लिखा के छोड़े थे, वो आपको मालूम ही नहीं था, और सब सिविल लाइन में था। अचानक कोई आया, लेखपाल उपकाल जो भी था, आपको बताया कि आपके दादा 5 जमीन लिखाए थे, वहाँ छोड़े हैं, सब पड़ी है। आप देखते होते हैं सब कुछ कागज़ वगैरह, उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं आपकी सारी ज़मीनें खाली वैसे पड़ी है। तो बताइए खुशी हो जाएगी कि रोने लगेंगे? हैं? कितने तो वहीं से डीजे बजवा के नाचते हुए घर आएंगे। वही सिविल लाइन में 5 जगहों पे ज़मीन का मतलब आप करोड़पति हो गए। कहाँ आपके पास साइकिल थी, अब कहाँ आप पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर फर्म में कोई असेट नहीं लिखा गया है और बाद में पता चल गया कि असेट फर्म का है, तो फर्म में मज़ा नहीं आएगा, फायदा नहीं होगा। तो फायदा होगा तो किधर? तो लिखेंगे बाई अनरिकॉर्डेड असेट। अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट है तो इस साइड में, और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो भाई असेट को पाने पे जब हंसे हैं तो लायबिलिटी के पाने पर रोएंगे नहीं? हैं? दादा मर गए, 5 लाख का लोन लेके खाए थे, पता ही नहीं था, अचानक से घर पे कुड़की आ गई कि भैया लोन तुम लोग भरे नहीं, दादा तुम्हारे 5 लाख लेके खाए थे, वो आज के डेट में वो 75 लाख पहुंच गया है। घर में सब सब्जी रोटी जो भी बनी है वो सब भूल जाएंगे, खा ही नहीं पाएंगे, मातम में हो जाएंगे। कितने लोग हॉस्पिटलों में भर्ती हो जाए हैं, ये कहाँ से आ गया? 75 लाख तो पूरी प्रॉपर्टी ही नहीं हमारी है कि नहीं? तो घाटा हो जाएगा कि नहीं? तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी घाटा कराता है, अनरिकॉर्डेड असेट्स, इससे ज़्यादा रीवैल्यूएशन में कुछ आता ही नहीं है। इससे ज़्यादा रीवैल्यूएशन में कुछ भी, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। दोनों साइड का क्या करेंगे? अब भैया जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो जरूरी थोड़ी हरदम क्रेडिट वाला ज़्यादा रहे और डेबिट वाला कम रहे, यह तो ज़्यादा हो सकता है। अगर क्रेडिट ज़्यादा और डेबिट, तब फायदा होगा। तब क्या होगा? तब लिखेंगे प्रॉफिट, और जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। ये 2 नाम क्यों लिख दिए? क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स्ड मेथड से बन रहा है
तो ये करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और फ्लक्चुएटिंग से बन रहा है तो क्लियर हो गया। किस रेशियो में? तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर हो गया। ये कब होगा प्रॉफिट? ये तब होगा जब क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा हो किससे? कंफ्यूजन कोई है? और दूसरा क्या होगा? लॉस। क्या हो जाएगा? तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, है ना। ये भी किस रेशियो में? ओल्ड PSR में, है ना। और ये कब होगा? जब क्रेडिट साइड का टोटल क्या हो जाए? कम हो जाए। बस रीवैल्यूएशन का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कुछ है क्या? है? लिख लेंगे? अभी के लिए सिर्फ फोटो खींचिए, लिखिएगा घर से। आप लोग लिख लीजिए। अभी तक 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल का नहीं, दूसरा पॉइंट तो गुडविल है। पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात की है, जिसमें न्यू सैक्रिफाइस गेन की बात कर रहे थे। दूसरे पॉइंट में गुडविल की बात किया गया, और तीसरे में रीवैल्यूएशन। अब अगला पॉइंट जो बात करेंगे वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या फिर क्वेश्चन में रिजर्व भी दे सकता है। अगर आपके क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है या रिजर्व दिया है तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ट्रांसफ़र करके करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। जो भी प्रॉफिट है, जो भी रिजर्व है, उन सबको ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र माने अभी गुडविल को रिटर्न ऑफ करते समय बताए थे। ट्रांसफ़र का मतलब भी होता है ख़त्म कर देना, ये तो बताए थे। चलिए, तो सोचिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे रिजर्व हो, ये क्रेडिट बैलेंस होता है कि डेबिट? क्रेडिट होता है ना। क्योंकि अभी नॉमिनल अकाउंट में आपने पढ़ा था, जस्ट 10 मिनट 5 मिनट पहले ही, पीछे अभी आप देखे हैं कि नॉमिनल अकाउंट में हमने बताया कि क्रेडिट में लॉस नहीं, प्रॉफिट आता है, और डेबिट में क्या आता है? तो अगर यहाँ प्रॉफिट की बात हो रहा थी, ये क्रेडिट ही तो है, और रिजर्व तो क्रेडिट होता ही, क्योंकि ये बनता कहाँ से? प्रॉफिट से। तो ये अगर क्रेडिट बैलेंस है, अगर ये कौन सा बैलेंस है, और इसको ख़त्म करेंगे, इसको तो भैया डेबिट होगा कि क्रेडिट? क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर है? तो जब ट्रांसफ़र करने लगेंगे मीन्स जब ख़त्म करने लगेंगे, मीन्स जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने लगेंगे, तो कैसे करेंगे? तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, रिजर्व दिया रहेगा तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिख देंगे? पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है। ये दोनों नाम अब इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कैपिटल को बनाने के 2 मेथड हैं, एक फिक्स्ड और एक, जब फ्लक्चुएटिंग होता है तब कैपिटल को बढ़ाने वाले सभी आइटम कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, और जब फ्लक्चुएटिंग ना होकर के कौन सा होता है? फिक्स्ड, तो उस केस में कैपिटल का 2 अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कैपिटल, शुरुआत में जो लगाया उसको, और ड्यूरिंग द ईयर में अगर कुछ निकाल लिया या कुछ और लगा दिया तो उसको दिखाते हैं, बाकी कोई भी आइटम वहाँ
सारे के सारे आइटम कहाँ आने लगते हैं? करेंट अकाउंट में। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? इसीलिए दोनों नाम लिख रहे हैं। और लिखेंगे नरेशन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड। तो ध्यान में ये रखना है कि बांटेंगे तो जरूर, लेकिन किस रेशियो में? तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कोई कंफ्यूजन? किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। क्या? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। नोट कर लीजिएगा, इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे आपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखा कि रिजर्व दिखता है और उसको ख़त्म करते हैं, ऐसे ही बैलेंस शीट के असेट साइड में हमें कुछ ऐसी असेट दिखाई देती हैं जिनको अगर हम बेचना भी चाहें तो 1 रुपया नहीं पा सकते हैं। अगर उस असेट को हम बेच करके कुछ पैसा कलेक्ट करना चाहें तो 1 भी रुपया कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। पता है उस असेट का क्या नाम है? पता है? किसी को नहीं पता है? वो असेट वास्तव में होबे नहीं करता है, उसको जबरी बनाया जाता है। कोई भी हैवी नेचर का एक्सपेंस जब हम करते हैं जिससे बेनिफिट मोर देन 12 मंथ हो या मोर देन 1 ईयर कह लीजिए, तो उस एक्सपेंस को हम पूरा का पूरा एक ही साल में एज ए एक्सपेंस के रूप में ट्रीट नहीं करते हैं, बल्कि जिस साल वो एक्सपेंस किया गया उस साल में थोड़ा सा एक्सपेंस के रूप में दिखाते हैं, बाकी बैलेंस शीट के असेट में दिखा देते हैं। बाद में चल के फिर उसको दूसरी साल में थोड़ा सा एक्सपेंस के रूप में, बाकी जो बचता है असेट में, फिर तीसरे साल में थोड़ा सा एक्सपेंस के रूप में, फिर जो बचा असेट के रूप में, ऐसे करके 5 सालों में ख़त्म कर देते हैं। कितने सालों में? 5 सालों में, है ना? अब सोचिए, पहले साल में जो दिखाया गया वो तो दिखाया ही गया, बाकी जो बैलेंस शीट का सेट में दिख रहा है, अगर कभी उसको बेचने की ज़रूरत पड़ी तो बेच पाएंगे कहाँ? है कि नहीं? तो कभी कभी एडवर्टाइजमेंट, प्रचार हम ऐसा करा देते हैं कि उसका फ़ायदा कई साल तक मिलता है। जैसे अभी IPL आने वाला है, कोचिंग का प्रचार चले जाएं IPL वाले में कराने, कि मतलब IPL का मैच जितने स्टेडियम पे होगा, हर स्टेडियम पे स्काइडियन एकेडमी का भी नाम दिखाई देना चाहिए। क्रिकेटर क्रिकेट खेलेंगे तो उनके जर्सी पे स्काइडियन एकेडमी का भी नाम होना चाहिए। तो क्या वो हमसे 10,000 लेके प्रचार करेंगे? इसके लिए करोड़ों रुपए में बात होगी, लाखों में भी नहीं एडजस्ट हो पाएगा। अब एक बार अगर IPL में प्रचार हो गया तो फिर 10 साल तक कोचिंग दबा के चलेगी, भीड़ भीड़ दिखेगी यहाँ, है कि नहीं? तो उतना करोड़ों रुपया भी तो होना चाहिए। है तो सर अगली बार कहाँ है? होता तो आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाते, है ना? नहीं है, वो सब आंटी चुरा लिया, है कि नहीं? चलिए, अच्छा, अब सोचिए, अगर इस टाइप का हम एक्सपेंस कर दें, मान लीजिए 40 करोड़ रुपया दे दिए, अब उस 40 करोड़ रुपए की वजह से हमारे बिजनेस को तो फायदा कई साल तक होगा ना। फ्यूचर में अगर उसको हम बेचना चाहेंगे तो बेच पाएंगे क्या? नहीं बेच सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो। इसी तरीके से जब हम किसी बिजनेस को बनाते हैं, लीगली जब बनाते हैं, तो हमारे कुछ लीगल खर्चे भी होते हैं। मतलब बिजनेस को बनाने से पहले के जो खर्चे होते हैं, उन एक्सपेंस को प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से जाना जाता
इन सभी एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में तो दिखाते हैं, लेकिन एक कॉमन नाम दे देते हैं, फिक्टिटियस असेट्स। कौन सा नाम देते हैं? फिक्टिटियस असेट्स। असेट्स के रूप में। किस रूप में? फिक्टिटियस असेट्स के रूप में। इसमें क्या आ जाएगा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और क्या आएगा? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ऐसे ही प्रॉफिट का बैलेंस आता है तो क्रेडिट में, कभी कभी प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट ना आकर के क्या आ जाता है? डेबिट। तो वो हमारा बैलेंस शीट का सेट में दिखता है। तो इन सबको भी क्या करना है? ख़त्म करना है। क्योंकि जब कोई नया व्यक्ति, ऐसे सोचिए अगर आपके घर में किसी भाई की शादी हो तो नई औरत आती है कि नहीं घर में? जब आती तो घर के सारे कबाड़ सबाड़ सब उठा के बेच देते हैं, साफ़ सफाई करते नहीं, ताकि वो भाभी आए तो उनको बुरा ना लगे, उनको ऐसा ना लगे करे इनके घर में सब कबाड़ है ना। आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना मेंटेन कर देते हैं अपने घर को। तो कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, इनका घर बैलेंस शीट होता है। इनका घर का होता है। तो इनके भी घर में कोई प्रवेश कर रहा है कि नहीं नया वाला, तो ये घर का सफाई नहीं करेंगे। तो जो असेट से 1 रुपया नहीं मिलना है, अगर वो असेट मुंह बना के दिख रही है उस घर में, तो वो नया वाला आएगा तो कहेगा नहीं, जब कोनो क्रियक नहीं थे तो काले ने लिए रखे हैं, फेंक नहीं देना चाहिए थे इनको, बेमतलब कहीं गांजे हैं, भीड़ लगा है, तो फेंकेंगे कि नहीं? तो फेंकेंगे मतलब डेबिट नहीं, खत्म, या फेंक देंगे तो खत्म हो गया ना। और ये असेट है, क्या है? और ये खत्म होगा तो किस साइड से? क्रेडिट से। ये खत्म होगा तो किस साइड से? क्रेडिट। ये सब आइटम होंगे तो डेबिट क्या होगा? पुराना पार्टनर। अगर ये सब क्रेडिट हो जाएंगे तो डेबिट कौन होगा? तो फिर हम डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या करेंट अकाउंट डेबिट। और 2 ये सब नाम लिख दीजिए, प्रिलिमिनरी, एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट। लिख लेंगे ना? लिखने की जरूरत तो नहीं है। किस रेशियो में? तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। कोई कन्फ्यूजन कुछ भी? इसको लिख लीजिए और इसके पीछे वाला जो बताया था उसको होमवर्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाक से। बहुत चलिए, तो यहाँ तक हो गया है। इसके बाद हम अगर बात करें तो जो अगला पॉइंट है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। अब जो कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पर कैपिटल को एडजस्ट कर देना। दूसरा होता है पुराने पार्टनरों के एडजस्टेड कैपिटल के बेस पर, क्या? एडजस्टेड कैपिटल के बेस पर नए पार्टनर की कैपिटल निकालना। 2 पॉइंट इसमें सीखते हैं। एक क्या सीखेंगे? पहला ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर का जो भी कैपिटल होगा उसी के कैपिटल के बेस पे हम फर्म की पूरी कैपिटल निकाल लेंगे। और अगला जो होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल के बेस पे न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को निकालना। न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया तो उसको निकाल लेना। तो ये 2 तरीके से हम इसको
पढ़ेंगे, डिटेल डिस्कस इसके ऊपर करेंगे। अभी इसको नोट करिए, बताते हैं क्या कैसे करना है। तो जब ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल निकालेंगे, तो नया पार्टनर जब भी फर्म में एडमिट होता है तो वो कितने शेयर के लिए एडमिट होता है वो बताता है, जैसे बोल दिया 1/4 के लिए। और नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वो कैपिटल के लिए कितना पैसा लेकर के आएगा ये भी क्वेश्चन में बता देता है। तो क्वेश्चन में बताएगा कि नया पार्टनर जो ले करके कैपिटल आ रहा है वो कितना लेके आ रहा है, 50,000। कितना? 50,000। अब ध्यान दीजिए, नया पार्टनर 50,000 रुपया ले करके एज अ कैपिटल के रूप में आ रहा है और फर्म की प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेगा। तो इस केस में टोटल कैपिटल हम निकाल लेते हैं फर्म की, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पहले निकालते हैं। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के लिए कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर जो भी होता है अमाउंट, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यू पार्टनर के शेयर के उल्टा, रेसिप्रोकल कर देते हैं न्यू पार्टनर का जो शेयर होता है। तो मतलब इस 50,000 को इनटू कर देंगे 4 से और डिवाइड कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, 4 ऊपर लिख देंगे और 1। अब 1 से काटेंगे 4 को तो 4 ही आएगा और 4 का मल्टीप्लाई 50 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 लाख आ गई टोटल फर्म की कैपिटल, टोटल फर्म की। अब इसी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने के बाद जो कैपिटल आएगी वही कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से दिखाया जाएगा। किस नाम से, टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जैसे बनाते हैं, और क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का अमाउंट माइनस करते थे, जो आता था टू बैलेंस कैरी डाउन लिखते थे ना। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, तो वहाँ क्रेडिट साइड से डेबिट साइड का डिफरेंस निकाल के रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक लाइन डेबिट में छोड़ दीजिए, एक लाइन क्रेडिट में छोड़ दीजिए और उसके बाद नीचे डेबिट साइड में लिखिए टू बैलेंस कैरी डाउन। फिर क्रेडिट डेबिट का मैच कराइए, जितना कम पड़ रहा है ले आएगा कोई या कोई ले जाएगा, वो निकल जाएगा। वो आपको दिखाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तब, अभी इतना पर्याप्त है। दूसरे केस में ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, एडजस्टेड कैपिटल जो भी ओल्ड पार्टनर का होगा उसी बेसिस पर हम नए पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन में नया पार्टनर आ रहा है, इतना शेयर प्रॉफिट मिलेगा, सब कुछ बता दे, लेकिन कैपिटल के लिए कितना पैसा लेकर के आ रहा है ये क्वेश्चन में बताया ही ना हो, तो नए पार्टनर का कैपिटल तो निकालना पड़ेगा ना। तो उस केस में जैसे फर्म की टोटल कैपिटल, टोटल प्रॉफिट 1, तो 1 में से 1/4 दे देंगे किसको, नए को, तो बचा कितना, 3/, ये जो बचता है इसी बचे हुए शेयर को जो एडजस्टेड कैपिटल पार्टनर्स का होगा उस एडजस्टेड कैपिटल में इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, जो कैपिटल आएगी उस कैपिटल में से एडजस्टेड कैपिटल माइनस कर लीजिए, तो डिफरेंस अमाउंट निकल के आ जाएगा किसका, नए पार्टनर का कैपिटल। क्लियर हो गया। तो इस 2 तरीके से हम कैपिटल का एडजस्टमेंट सीखेंगे। लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा हिडन गुडविल। क्या है, हिडन गुडविल। तो चलिए 2 मिनट में हम हिडन गुडविल को भी देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फोटो खींचेंगे, खींच लीजिए। अच्छा, हो गया। तो इसको अब मिटाते हैं और अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कैसे निकलेगा, कुछ आइडिया आप लोगों को थोड़ा बहुत है? जैसे इसमें उल्टा करके निकाल रहे थे वैसे उसमें भी शायद निकाल। हाँ, जैसे इसमें उल्टा करके निकाल रहे थे ऐसे ही हिडन गुडविल में भी करते हैं, लेकिन किसके कैपिटल का और किसके शेयर का उल्टा करेंगे, है? नहीं, नए पार्टनर के। हिडन गुडविल अगर आपको पढ़ना है
तो हिडन गुडविल कैसे निकलेगा, उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म किस बेस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पे फर्म की हम टोटल कैपिटल निकाल देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स की जो भी एडजस्टेड कैपिटल होगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा किसका, हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे। किसके बेस पे, नए पार्टनर के कैपिटल के बेस में। जस्ट अभी पीछे बताए थे ना, नए पार्टनर के कैपिटल को नए पार्टनर के शेयर से क्या कर दीजिए, उल्टा, तो निकल आएगा। माइनस कर देना है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द, अब ये अमाउंट कहाँ से मिलेगा, तो कैपिटल अकाउंट बना लीजिएगा। कैपिटल अकाउंट बना के जो जो आइटम कैपिटल को बढ़ाता है कैपिटल को बढ़ा दीजिए, जो जो आइटम कैपिटल को घटाता है घटा दीजिए। उसके बाद जिस पार्टनर की जितनी कैपिटल बचती है वही एडजस्टेड कैपिटल कहलाती है। बात समझ में आया ना, समझ में आया ना। मतलब एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए, अगर एडजस्टेड कैपिटल निकालना है तो पहले ओपनिंग कैपिटल रख दीजिए जो दिया हो बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट में ऐड कर दीजिए इंक्रीज, क्या कर दीजिए, जितने आइटम इंक्रीज करने वाले हैं सब जोड़ दीजिए और फिर जो आए उसमें से लेस कर दीजिए, जितने आइटम डिक्रीज करने वाले हैं उसको माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही क्या कहलाएगा, एडजस्टेड कैपिटल। समझ में आ गया। तो ये था पूरा आज का कॉन्सेप्ट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में। इसके अलावा और कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना। यूपी बोर्ड वालों के लिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, क्या है, लेकिन सीबीएसई और आईएससी के लिए तो आप लोग यूपी बोर्ड से जो भी स्टूडेंट हैं उनको अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में भी पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके भी ऊपर आपको एक छोटा सा वीडियो बना करके दे दिया जाएगा तो आप उसे देख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में और कुछ भी नहीं पढ़ना है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया। इसके ऊपर जो प्रैक्टिस करना बाकी है वो आगे से प्रैक्टिस करेंगे। अभी इतना आप नोट कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस आगे करेंगे, ठीक है।